everyone. So today we are going to discuss about the very important law that is your Ohm's law. ये आप पहले भी लोअर क्लासेस में वैसे पढ़ चुके होते हो. Ohm's law क्या बताता है? Consider a conductor through which current I flows and has potential difference V across its ends. यानी कि आपने क्या लिया? सबसे पहले एक कंडक्टर ले लिया जिसमें ऐसे कि करंट I फ्लो कर रहा है और उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों एंड्स के बीच का वो है V आपका. देन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या सिचुएशन रहती है कि वो जो करंट उससे यानी कि आई जो फ्लो कर रहा है दैट मीन्स दैट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस provided the temperature and other physical conditions remain unchanged. सिर्फ और सिर्फ जो ओम्स लॉ है वो ये डायरेक्टली बताता है कि जो आपका करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके उसके पोटेंशियल डिफरेंस के, यानी कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस आप ज़्यादा करोगे तो आपका करंट भी ज़्यादा हो जाएगा. ओके, प्रोवाइडेड, बट इसमें एक कंडीशन आती है कि टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर अगर वेरी करोगे तो ये चीज़ें ट्रू नहीं होगी. यानी कि करंट आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज तभी होगा अगर आपका टेम्परेचर जो है वो आपने कांस्टेंट रखा है. एंड अदर फिजिकल जो कंडीशंस होती है वो भी आपकी क्या होनी चाहिए? अनचेंज्ड होनी चाहिए, यानी कि सेम रहनी चाहिए. सो नाउ जो आपकी जो आपका रिलेशन आएगा वो एक्चुअल में क्या आएगा? जो आपका पोटेंशियल है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, या फिर आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी कर लो या ऐसे कर लो, सेम ही बात है. अब इसमें क्या आ जाएगा? जो आप वी अगर यहाँ पे साइन ऑफ जो प्रोपोर्शनलिटी है उसको अगर आप हटा दोगे तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आर आ जाएगा. प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आपका एक आर आ जाता है, यानी कि जो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन है उसकी जगह अगर आपने वो चीज़ हटा दी तो आपका कांस्टेंट आता है जो आपका आर होता है. नाउ दिस आर इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड कॉल्ड रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, यानी कि ये होती है आपकी रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर. अब जो रेसिस्टेंस है वो एक्चुअल में क्या होती है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि जो आपकी रेसिस्टेंस है, वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ वी एंड आई. यानी कि जो आर है वो आपका वी पे भी डिपेंड नहीं करता, ना वो आई पे डिपेंड करता है. बेशक आपको फॉर्मूला में लग रहा होगा कि आर का अगर फॉर्मूला आप देखो, आर इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा? वी अपॉन आई आ जाएगा रीअरेंज करने के बाद. तो आप तो सोच रहे होगे कि ये तो आर जो है वो वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लग रहा है और इसके इन्वर्सली लग रहा है, बट ऐसा नहीं होता. दिस इज जस्ट अ कांस्टेंट जो टर्म होती है वो किसी पे मतलब इन दोनों पे डिपेंड थोड़े करती है. तो ये क्या होगी आपकी वैल्यू ऑफ जो रेसिस्टेंस है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ वी एंड एज वेल एज आई. नाउ वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ कंडक्टर. अब जो आर है वो किसी ना किसी पे तो डिपेंड करेगी, तो वो किस पे डिपेंड करेगी? इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ कंडक्टर, कि आपका कंडक्टर किस नेचर का है, क्या है, सेमीकंडक्टर तो नहीं है, इंसुलेटर तो नहीं है, क्या है, मतलब वो जो मटेरियल है उसका टाइप क्या है, उसका नेचर क्या है उस पर. एंड इट्स लेंथ, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ क्या है? लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे ही डिपेंड करता है आपका आर, और साथ ही साथ टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है. यानी कि डिफरेंट लेंथ्स, डिफरेंट एरियाज़ और डिफरेंट टेम्परेचर के लिए आर की वैल्यू चेंज होती जाएगी. अगर ये सब चीज़ें आपने सेम रख दी तो आर की वैल्यू हमेशा आपकी सेम रहेगी. नाउ रेसिस्टेंस, इट इज़ अ मेजर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ चार्जेस. रेसिस्टेंस क्या होती है? इट इज़ अ मेजर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, कि यानी कि कितना रेसिस्ट किया उसने फ्लो ऑफ चार्ज को, यानी कि आपका फ्लो ऑफ चार्ज आराम से स्मूथली जा रहा है. अगर अच्छे से फ्लो ऑफ चार्ज आपका होगा तभी आपका क्या आएगा? आपका करंट आएगा. अगर रेसिस्टेंस क्या होती है? रेसिस्टेंस मेजर करता है कि आपने कि मटेरियल के अंदर रेसिस्टेंस का काम क्या होता है कि ये बताता है कि उसके अंदर जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसको कितना ज़्यादा क्या रेसिस्ट करा जा रहा है, कितना ज़्यादा उसके लिए ऑब्स्टेकल्स डाले जा रहे हैं, कितना उससे लिमिट करा जा रहा है. सो इट इज़ अ मेजर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि चार्ज को रोकना टू द फ्लो ऑफ चार्जेस. तो यानी कि अगर रेसिस्टेंस ज़्यादा होगी तो आपका क्या हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है उस कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो उतना ज़्यादा नहीं होगा, अच्छे से नहीं होगा. तो रेसिस्टेंस यानी कि रोकना किसको? फ्लो ऑफ चार्जेस को. सो यहाँ पर जो उसके यूनिट्स आते हैं, सिंस आपका आर की वैल्यू वी अपॉन आई हो गई, सो यहाँ पर यूनिट्स के लिए आपका V अपॉन आई हो गया, तो रेसिस्टेंस के यूनिट के लिए आपका कितना हो जाएगा?
जो V है वो उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसका जो यूनिट है वो कितना होता है, उसका यूनिट होता है वोल्ट, और डिवाइड में आपका I है, दैट मीन्स आपका करंट है, तो आपकी करंट का जो यूनिट है वो होता है एम्पियर। तो यानी कि आपकी ये यूनिट्स जो आगे वो क्या होगी, वोल्ट पर एम्पियर, यानी कि वोल्ट पर एम्पियर। और इसका सबसे ज़्यादा जो नोन आपका यूनिट है वो है आपका ओम। ओके, वो कितना है, वो ओम है, या फिर इस तरह से साइन है, या फिर उसे OHM भी लिख सकते हैं। ये ज़्यादा पॉपुलर है, ये रेसिस्टेंस के लिए ज़्यादा यूज़ करे जाता है ये ओम। डन। नाउ ये चीज़ समझने के लिए कि ये क्यों आपका R जो है वो कांस्टेंट है, यानी कि ये जो R हमने बोला वो आपको ये बताया कि V और I पे डिपेंड नहीं करता, बेशक आपको यहाँ से लग रहा है। तो उसको समझाने के लिए हम एक चीज़ ये बताते हैं कि सपोज़ आपका कंडक्टर है, उसमें आप क्या कर रहे हो, सबसे पहले आपने क्या किया, इफ़ आपने वोल्टेज जो इसके अक्रॉस है, अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया, सपोज़ 10 वोल्ट दिया, तो आपने देखा जो करंट आपका हुआ वो सपोज़ 1 एम्पियर हुआ स्टार्टिंग में। तो जब सेकंड कंडीशन आपने दी, सपोज़ आपने ये जो वोल्टेज है उसको डबल कर दिया, लेट्स से आपने उसको 20 वोल्ट कर दिया, तो यहाँ पे जो करंट आपने देखा कि कितना हुआ, जब वोल्टेज आपने डबल कर दी, 20 वोल्ट कर दी, तो जो करंट था वो भी आपका कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा 2A। सो इसके केस के लिए, जो फर्स्ट केस था उसके केस के लिए अगर आपको रेसिस्टेंस कैलकुलेट करनी हो तो रेसिस्टेंस कितनी होती है, V/I होती है। तो वोल्टेज इज योर 10, इट इज़ 1, जो करंट है वो 1 हो जाएगा, तो आपका रेसिस्टेंस 10 ओम आ गई। और यहाँ पर भी जो रेसिस्टेंस है V/I करोगे तो 20/2 कितना हो जाएगा आपका, 10 ओम हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि दोनों केसेस में बेशक आपने V की वैल्यूज़ चेंज करी है और यहाँ पर भी I की वैल्यू चेंज हुई है, फिर भी आपका जो रेशो है, जो R है, वो आपका सेम आ रहा है। तो यहीं से हम देख सकते हैं V और I की वैल्यू पे ये डिपेंड नहीं करता। ऐसे क्यों हो रहा है, बिकॉज R इज़ जस्ट योर रेशो ऑफ द वोल्टेज टू द I, और हमें पता है जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगी वैसे वैसे I भी बढ़ना है। तो यानी कि अगर ये चीज़ बढ़ रही है तो नीचे वाली चीज़ भी बढ़ रही है, तो वो चीज़ उसको कैंसिल आउट करके एक पर्टिकुलर रेशो ही दे रही है जो कि सेम रहेगा, अनलेस आपकी अदर चीज़ें टेम्परेचर, एरिया या फिर लेंथ अगर आपने सेम रखी है तो सेम रहेगा, अगर चेंज करिए तो वो चीज़ें आपकी चेंज हो जाएगी। सो नाउ एक और चीज़ आती है इसमें, आप जब बात ही कर रहे हैं लेंथ और एरिया की, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। सो डबलिंग द लेंथ ऑफ अ स्लैब, सबसे पहले क्या कर दिया हमने, एक ना हमने स्लैब ले ली, कंडक्टिंग स्लैब ले ली, उसकी जो लेंथ है वो हमने L सपोज करी, यहाँ से लेके यहाँ लेंथ L है, और उसका जो पोटेंशियल इन दोनों जो आपके ये जो साइड्स है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो V है, और इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है वो आपका I करंट फ्लो कर रहा है। अब आपने क्या किया, इसी जैसी एक और स्लैब को इसके साथ लगा दी, यानी कि एक ये स्लैब बना दिया। आपने क्या करा, स्लैब की जो लेंथ है उसको डबल कर दिया। डबल कैसे करा, एक यही स्लैब रहने दी, एक और इस जैसी स्लैब आपने यहाँ से जोड़ दी। तो इसमें इस केस में क्या हो जाएगा, जो लेंथ है आपकी वो कितनी हो जाएगी, ये L लेंथ है और ये L लेंथ है, आपकी लेंथ क्या होगी, डबल होगी। तो वही वाला केस हम डिस्कस कर रहे हैं, डबलिंग द लेंथ ऑफ स्लैब, यानी कि जब आपने जो लेंथ ऑफ द स्लैब है उसको डबल कर दिया तो क्या चीज़ें हमें देखने को मिलेगी, रेसिस्टेंस के ऊपर उसका क्या फ़र्क पड़ेगा, हम ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। आपको पता है यहाँ पर भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करेंगे, यहाँ पर भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करेंगे, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स हो गए और इसमें भी आपके इलेक्ट्रॉन्स हो गए जो कि फ्रीली आपके मूव करेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, एक तो मैं यहाँ पर एक्सप्रेशन के थ्रू आपको समझाती हूँ, बाकी थ्योरेटिकली भी समझाने की कोशिश करती हूँ अभी। तो पहले आपका क्या हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे ये पोटेंशियल V था और इसके अक्रॉस करंट कितना जा रहा था, I जा रहा था। अभी भी इसके अक्रॉस जो करंट जाएगा वो अभी भी इसमें, चाहे इसकी बात हो, वो कितना जाएगा, वो I ही जा रहा है। क्यों, क्योंकि ये बिल्कुल साथ में लगे हुए हैं, ठीक है, बिल्कुल साथ में ये चीज़ें लगी हुई है, कॉन्टिन्यूशन में लगी है। और बट इसमें जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, पोटेंशियल अब जो ये पहले वाली स्लैब थी यहाँ से यहाँ तक, दूसरी है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो इसका V रहेगा, दूसरी वाली जो स्लैब है उसका भी अपना इंडिविजुअल पोटेंशियल V रहेगा। इन दोनों का सेम नहीं होगा, यानी कि ऐसे नहीं कर सकते कि ये जो हमने ले लिया उसका टोटल आप V नहीं लिख सकते, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स कितना होगा, ये यहाँ से यहाँ एक एंड है, यहाँ से यहाँ आपका एक एंड है, तो आपके पोटेंशियल V और V ये आपके दोनों के लिए अलग अलग
आएंगे। एक बार इसको वी लिखोगे, एक इसको वी लिखोगे। तो अगर ऐसा करने पे ये आपका केस है, ये वाला जब आपने डबल कर दी तो जो रेसिस्टेंस थी, पहले की रेसिस्टेंस हम लिख लेते हैं R इज इक्वल टू कितना होता है इसके लिए, जब आपने डबल नहीं करी थी वो होता है V/I। और जब आपने इसको डबल कर लिया ऑन डबलिंग तो ये कितना हो जाएगा, लेट इट बी R डैश, जो चेंजेस आपने किए हैं वो किसके इक्वल हो गए, जो टोटल आपका पोटेंशियल है दैट इज इक्वल टू 2V डिवाइडेड बाय I, यानी कि करंट कितना फ्लो कर रहा है I। तो देखा जाए तो R डैश जो हो जाएगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ V/I, दैट मीन्स R, ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ R। तो दैट मीन्स इनिशियली जो था आपका सिंगल स्लैब थी उसमें जो रेसिस्टेंस होगा उससे भी डबल आपका रेसिस्टेंस कब होगा, जब आप उसकी लेंथ को डबल कर देते हो। सिर्फ लेंथ डबल करने से ये आपका देखो रेसिस्टेंस क्या हो रहा है, डबल हो रही है। यानी कि आपने देखा, मींस आपने यहाँ से कंक्लूजन निकाला, जो रेसिस्टेंस है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, लेंथ ऑफ द स्लैब के, यानी कि लेंथ ऑफ द आपके कंडक्टर के। और वैसे भी ये चीज़ कैसे थ्योरेटिकली बताऊँ मैं तो ट्रू है। देखो रेसिस्टेंस क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रोकना। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे रुक रहा है यहाँ पे, अगर आप लेंथ बढ़ा रहे हो, इसमें आपकी जो अभी लेंथ नहीं बढ़ी थी तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स थे, इलेक्ट्रॉन्स का काम क्या होता है, मूव करना, फ्लो करना एक एंड से दूसरे एंड पे। तो यहाँ पर ये ईजिली फ्लो कर सकते हैं यहाँ से यहाँ पर, क्योंकि क्या है, आपको ये जो ड्यूरेशन है, जो आपको यहाँ से डिस्टेंस है वो कम ट्रैवल करना पड़ रहा है इलेक्ट्रॉन्स को। बट यहाँ पर जब आपने लेंथ बढ़ा दी तो यहाँ पर क्या है, इसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है यहाँ से यहाँ जाने में। और साथ ही साथ क्या है, बीच में आपके पास क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है और बीच में एटम्स है जो कि आपस में क्या है, कोलाइड करते रहेंगे। तो यानी कि इसको क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए ये चीज़ सहनी पड़ेगी और आगे बढ़ता रहना पड़ेगा। ओके, तो लेंथ बढ़ने से क्या हो गया आपका, कि आपको क्या मिल रही है, रेसिस्टेंस मिल रही है ना, क्योंकि आपको क्या है, बीच बीच में कोलिजन भी होते ही है इसमें, और कोलिजन भी होते हैं। बट क्या है, वो चीज़ आपको कैसे सहनी पड़ेगी, ज़्यादा टाइम तक सहनी पड़ेगी, क्योंकि डिस्टेंस बहुत लंबा है ट्रैवल करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स के लिए। यहाँ तो बहुत जल्दी है, यहाँ से इधर चले जाओ जल्दी से। तो इसी वजह से जो रेसिस्टेंस है, जो रेसिस्ट करने की कैपेसिटी है किसी कंडक्टर की, वो डिपेंड करती है लेंथ पे। लेंथ ज़्यादा होगी तो रेसिस्टेंस भी आपकी ज़्यादा होगी। अब दूसरी बात करते हैं, डिवाइडिंग अ स्लैब इनटू 2 पार्ट्स मीन्स हाल्विंग द, हाफ करना मतलब हाविंग द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी कि आपने क्या किया, फर्स्टली ये वाली जो लाइन है वो इमेजिन करो वो नहीं है। फर्स्टली आपने क्या किया, ये जो स्लैब था ये पूरा एक होल स्लैब लिया हमने, जिसकी इंडिविजुअल क्या हो जाएगी, जिसका पोटेंशियल जो होगा अक्रॉस दिस एंड, दिस एंड एंड दिस एंड, कितना पोटेंशियल था, V पोटेंशियल था, और इसमें से I करंट फ्लो कर रहा था। तो स्टार्टिंग में जो ये पूरा होल जो आपका स्लैब था उसकी जो रेसिस्टेंस थी वो कितनी थी, इसमें जो एंड्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो V था और इससे करंट I फ्लो कर रहा था। और जब हमने क्या करा, इसे हाफ कर दिया, स्लैब को हमने हाफ कर दिया। तो इसका स्लैब को हाफ करने का मतलब क्या है कि हम उसका एरिया क्या कर रहे हैं, उसका एरिया हाफ कर रहे हैं। अगर ये टोटल A एरिया था तो बिल्कुल हमने बीच से अगर इसे डिवाइड करा तो ऊपर जो एक स्लैब बन गई उसका एरिया A/2 हो गया, नीचे वाली स्लैब का भी एरिया A/2 होगा। अब इसमें खास बात क्या होगी कि जब आपने A/2 इस स्लैब को डिवाइड करा तो इससे पहले आपका पोटेंशियल टोटल पे क्या था, V था। अब जब आपने डिवाइड कर दिया तो भी आपका पोटेंशियल टोटल पे, यानी कि इस पे और इस पे क्या रहेगा, यानी कि सेम जो होगा वो सेम ही रहेगा। यानी कि पोटेंशियल क्या रहेगा, टोटल जो पोटेंशियल रहेगा वो आपका V रहेगा। डन, यानी कि टोटल जो पोटेंशियल है वो V ही रहेगा। क्योंकि क्या हुआ, क्योंकि इसका और इसका जो एंड है वो बिल्कुल साथ में है और इसका एंड साथ में है, यानी कि अक्रॉस सेम एंड अभी भी आप पोटेंशियल डिफरेंस को देख रहे हो वो सेम रहेगा जितना आपका पूरे ब्लॉक के लिए रहा था। बट इस पर क्या हो जाएगा, अब ऊपर क्यों चेंज हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो एंड्स थे वो डिफरेंट थे, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। अब इसमें क्या चीज़ होगी जो डिफर होगी, इसमें होगा आपका करंट। अब इस स्लैब के लिए जो करंट होगा वो आपका I/2 हो जाएगा और नीचे वाली स्लैब में से करंट जो है वो I/2 पास करेगा। ऐसे क्यों, जो पूरी आपकी स्लैब थी बिफोर तो उसका करंट कितना था, I था। जब आपने उस एरिया को डिवाइड कर दिया तो करंट तो टोटल इस पे I ही था,
ठीक है। तो वो जो करंट होगा, अब वो I बाय मतलब डिवाइड क्यों हो गया, वो हाफ ऑफ क्यों हो गया, बिकॉज जो आपके कंडक्टर्स है उसमें क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स आपके फ्लो करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स को पहले तो वो आराम से फ्लो कर रहे थे और I करंट दे रहे थे क्योंकि एरिया भी ज़्यादा था। अब बिकॉज आपका एरिया कम हो गया है तो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए भी आपको क्या हो गया, एरिया आपका कम हो गया फ्लो करने के लिए, तो I भी क्या हो गया, I भी उसका क्या हो गया, हाफ हो गया जब आपने इसको हाफ कर दिया। ओके तो इस तरह से आप समझ सकते हो। तो जो R डैश आएगा यानी कि जो नया आपका रेसिस्टेंस आएगा, जो नया रेसिस्टेंस है जो R डैश है, उसकी वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, जो पोटेंशियल है आपका वो तो सेम रहा क्योंकि एंड्स आपके सेम है, जो I रहा वो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I/2 आ जाएगी। जब आपने इसको हाफ करा तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, I/2। तो यहाँ पर I/2 में जब करोगे तो जो R डैश की वैल्यू है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 2 ऊपर रेसिप्रोकल में चला जाएगा अपॉन I। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो R डैश है तो R डैश आप लिख सकते हो किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ V/I। क्या हो गया, V/I आपका इनिशियल R यानी कि रेसिस्टेंस जो इनिशियली थी बिफोर स्प्लिटिंग। तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, जो R है, नया जो R है रेसिस्टेंस, वो आपकी ट्वाइस हो जाएगी ओल्ड रेसिस्टेंस से। यानी कि स्लैब को जब आप मतलब हाफ कर रहे हो, एरिया को अगर हाफ कर रहे हो तो जो रेसिस्टेंस है वो भी आपकी क्या हो रही है, वो आपकी डबल हो रही है। तो आपने ये देखा कि रेसिस्टेंस इज़ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, यानी कि एरिया को अगर आप कम करोगे तो रेसिस्टेंस आपकी बढ़ेगी, यानी कि एरिया को अगर आप कम करोगे तो रेसिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। वैसे भी थ्योरेटिकली अगर समझना हो तो अगर जितना ज़्यादा एरिया उतना ईजिली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आराम से फ्लो करता है। ओके उसके पास भागने के लिए स्पेस ज़्यादा है। और अगर आपका एरिया आप कम कर दोगे तो उससे इलेक्ट्रॉन्स को वो रिस्ट्रिक्ट हो गया, उसके पास मूवमेंट के लिए कम एरिया बचा है, तो रेसिस्टेंस ऑब्वियसली वो बढ़ेगी, रेसिस्ट करने की कैपेसिटी आपकी बढ़ जाएगी। सो हमने अभी तक क्या क्या कंक्लूड कर लिया है अबाउट रेसिस्टेंस, कि जो रेसिस्टेंस है अभी हमने ये देखा कि दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, एंड ऑल्सो जो आपकी रेसिस्टेंस है वो आपकी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया है, यानी कि जैसे एरिया बढ़ेगा वैसे ही आपकी रेसिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इन दोनों को साथ में लाए तो हम देखेंगे कि जो रेसिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ अपॉन एरिया के। तो ये रेसिस्टेंस जो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट है, जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है वो आप हटा सकते हो। किस तरह से, R इज़ इक्वल टू, और आपका एक और टर्म आ जाती है जिसका नाम होता है रो, इस तरह का साइन, यानी कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है ये रो। तो आपका कितना आ गया, L/A आ गया। तो दिस इज़ योर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर द रेसिस्टेंस, जिसकी वैल्यू होती है R इज़ इक्वल टू रो और L/A। नाउ जो ये आपका रो है, रो का मतलब क्या हो गया, रो की जो नाम है वो क्या दिया गया, वो दिया गया रेसिस्टिविटी। ओके दिस इज़ योर रेसिस्टिविटी। अब जो रेसिस्टिविटी है वो क्या होती है, वो सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। तो हम लिखेंगे दिस ओनली डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल, यानी कि ओनली एंड ओनली नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है, बाकी किसी और पे डिपेंड नहीं करती है। मतलब अगर डिफरेंट नेचर के आपके मटेरियल्स होंगे तो आपके उसके लिए जो रेसिस्टिविटी की वैल्यू है वो डिफरेंट होती रहेगी। अब जब रेसिस्टिविटी के आपको ये देखना है तो रेसिस्टिविटी के यूनिट्स क्या होंगे, इट्स यूनिट्स, जो इसके यूनिट्स हो गए वो क्या होगा, रेसिस्टिविटी अगर आप देखो, अगर इसको एक साइड पे ले जाओ और उसको बाकी चीज़ों को दूसरी साइड पे ले जाओ तो यहाँ पर जो रेसिस्टिविटी है वो कितना हो जाएगा, रेसिस्टेंस इस तरफ है इनटू आपका एरिया, ये ए ऊपर चला गया क्रॉस कर गया और लेंथ आपकी नीचे आ गई। तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि जो रेसिस्टिविटी का जो यूनिट्स है उसकी वैल्यू कितनी है। अब R की जो यूनिट्स है वो होते हैं ओम, और जो आपका एरिया है वो होता है मीटर स्क्वायर, ओके लेंथ का स्क्वायर, और जो लेंथ है उसके यूनिट्स आपने मीटर ले लिए, तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया, तो आपका ओम मीटर क्या हुआ, रेसिस्टिविटी के यूनिट्स हो गए। ओके तो यानी कि यूनिट्स ऑफ रेसिस्टिविटी, यूनिट्स ऑफ रो, तो यूनिट्स ऑफ रो कितने हो जाएंगे आपके, ओम मीटर इज़ द
यूनिट्स ऑफ रेसिस्टिविटी, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो रेसिस्टिविटी के बारे में तो यहाँ पर बात हो गई और ये इसके यूनिट्स भी हमने निकाल लिए। बट आपको एक और चीज़, मतलब एक और हम कंक्लूड करना चाहते हैं चीज़, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक और एक्सप्रेशन हम डिराइव करने जा रहे हैं अभी। तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ जो आपका आया है, V इज़ इक्वल टू आई आर आपके पास आ चुका है। ओके, V इक्वल्स टू आई आर आपके पास आ गया। ऑल्सो हमें ये भी पता है, ऑल्सो वी नो अनदर फॉर्मूला फॉर द R की वैल्यू आपके पास क्या आई है, रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रेसिस्टिविटी और साथ में L अपॉन A। ओके, लेंथ अपॉन एरिया आपके पास आया हुआ है। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो R है उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो जब इसकी वैल्यू पुटिंग द वैल्यू ऑफ R फर्स्ट इसको ले लेते हैं R इन इक्वेशन 1, यानी कि 1 इक्वेशन में हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू को पुट कर देना है। तो यहाँ पर R की वैल्यू ये पुट करोगे तो V की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I ऑलरेडी था, R की जो वैल्यू है वो आप यहाँ पर पुट कर रहे हो, रो है और L अपॉन A है। ओके, रो है और L अपॉन A है। अब यहाँ से हमने क्या करना है, थोड़ी रीअरेंजमेंट्स करनी है। यहाँ से जो I है और उसके नीचे हमने A ले जाना, तो यानी कि I अपॉन हमने A ले गया, ये अलग से ले गया, और रो और जो लेंथ है उसको आपने अलग से लिख लिया। अब जो ये I अपॉन A होता है, ये I अपॉन जो A होता है, इसको कहते हैं हम करंट डेंसिटी। यानी कि ये जो I अपॉन A है, I अपॉन A जो है उसे क्या कहा जाता है, उसका नाम हम J से उसे वैसे डिनोट करते हैं। और J क्या होता है, J इज़ योर करंट डेंसिटी, J इज़ योर करंट डेंसिटी। ओके, करंट डेंसिटी यानी कि एरिया से डिवाइड कर दिए, करंट डेंसिटी हो गया। तो करंट डेंसिटी, या फिर आप क्या कह सकते हो इसे, या फिर कह सकते हो करंट पर यूनिट एरिया। ओके, करंट पर यूनिट एरिया इसे कह सकते हो। अब I अपॉन जो A है उसकी वैल्यू अगर J है तो हम यहाँ इजीली इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं। बट उससे पहले यहाँ पे थोड़ा इसके यूनिट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। इसके यूनिट्स क्या हो जाएगी, यूनिट्स विल बी इक्वल टू, I के यूनिट्स क्या होते हैं, एम्पेयर, और डिवाइडेड बाय जो आपका एरिया है वो कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो इसके जो J के यूनिट्स है वो जो आपका एम्पेयर अपॉन मीटर स्क्वायर है वो हो जाएगी। तो यहाँ से इसके यूनिट्स भी निकल गए और आपको पता चल गया कि जो करंट डेंसिटी है वो क्या होती है, वो आपकी I अपॉन A होती है। तो इसी को देखते हुए यहाँ पर वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे, V इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हम J यानी कि करंट डेंसिटी पुट कर देंगे, यहाँ पर आपका रो यानी कि रेसिस्टिविटी है, यहाँ पर आपका लेंथ है। अगेन हम एक और चीज़ यहाँ पर कर सकते हैं कि यू नो वेरी वेल कि आपका जो V है, V की वैल्यू आपकी क्या होती है, ऑल्सो वी नो दैट जो V है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में क्या वैल्यू होता है, V इक्वल्स टू ई डी यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू आपका क्या होता था, डिस्टेंस। तो यहाँ पे डिस्टेंस कौन सा हो जाएगा, जो लेंथ है वही आपका डिस्टेंस है, तो यानी कि आप यहाँ पे लेंथ लिखोगे। तो ये चीज़ आपको फॉर्म आपको पता है। तो V की वैल्यू आप क्या पुट करोगे, यहाँ पे E और L यानी कि लेंथ पुट करोगे, क्योंकि जब पोटेंशियल को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाना है तो दैट इज V इज इक्वल टू E एंड L। तो यहाँ पर J वैल्यू है ऑलरेडी, यहाँ पे रो है, दिस इज नॉट P बट रो, ये इस तरह का साइन है रेसिस्टिविटी का L। तो यहाँ से L कैंसिल हो जाएगा, फिर आपकी वैल्यू आई इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू J और आपकी क्या आ जाएगी, रो आ जाएगी। अब यहाँ से जो आपका J है वो कितना आ जाएगा, J इज इक्वल टू जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और डिवाइड में कितना आ जाएगा, डिवाइड में आपका रो आ जाएगा। और ऑल्सो आपको एक और चीज़ पता होना चाहिए कि जो आपका 1 अपॉन रो है, 1 अपॉन जो रो है यानी कि 1 अपॉन रेसिस्टिविटी क्या होती है आपकी, इसको सिग्मा से डिनोट करा जाता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये है क्या एक्चुअल में, या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हो, सिग्मा इज़ योर व्हाट, सिग्मा इज़ योर कंडक्टिविटी इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन रेसिस्टिविटी, यानी कि जो रेसिस्टिविटी होगी उसका उल्टा कंडक्टिविटी, तो आपको पता होना चाहिए रेसिस्टिविटी होता है रो और कंडक्टिविटी होता है आपका सिग्मा। तो यानी कि ये दोनों क्या होते हैं, इन्वर्स होते हैं एक दूसरे के। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 1 अपॉन जो ये रो है यानी कि 1 अपॉन रेसिस्टिविटी है, दैट कैन बी रिटर्न एज क्या, सिग्मा, दैट मीन्स कंडक्टिविटी की फॉर्म में।
तो आपने यहाँ से देखा कि जो J है आपकी जो करंट डेंसिटी है, दिस कैन बी रिटन एज, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और 1/, जो रो है वो आपका सिग्मा हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आपका यहाँ पर सिग्मा हो जाएगा। तो आपके पास एक नया एक्सप्रेशन निकला है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। एक्चुअल में ये क्या है, जो आपकी करंट डेंसिटी है उसका फॉर्मूला आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू कंडक्टिविटी, और साथ ही साथ जो ये आपका फॉर्म है, इस फॉर्म को और क्या कहा जाता है, दिस फॉर्म कैन बी रिटन एज द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। यानी कि इससे क्या कहा गया, ओम लॉ एक तो क्या था, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि V इक्वल्स टू IR, और एक और इसी तरह से माइक्रोस्कोपिक फॉर्म जो ओम्स लॉ की है, इसे भी ओम्स लॉ कहा जाता है, बट वो कौन सी फॉर्म है ओम्स लॉ की, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, वो कितनी होती है, J इज इक्वल टू E और सिग्मा। ये 1 मार्क में भी आपके पास पूछा जा सकता है, व्हाट इज द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, तो वो हो जाएगा आपका J इज इक्वल टू E और सिग्मा। तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।